हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में आपको रिटर्न कैसा दिया है और आगे आने वाले समय में ये आपको कैसा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में हम इन सब पर डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्सिस फोकस 25 फंड ये है क्या चीज़। देखिए, जैसा कि इसका नाम है कि एक्सिस फोकस 25 फंड, मतलब कि ये जो पोर्टफोलियो होता है इस फंड का वो बहुत ही फोकस्ड होता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। और जनरली इसके अंदर मैक्सिमम 25 से 26 स्टॉक ही होते हैं, इसीलिए इसका नाम फोकस 25 रखा जाता है। और जो इस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी स्टॉक रखे जाते हैं, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो वहां से जो टॉप की 200 कंपनियां होती हैं वहां से हम ये 25 स्टॉक उठा के लाते हैं जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं। ये डिपेंड करता है अच्छे स्टॉक कौन है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके जो ये पोर्टफोलियो है, जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, इसके अंदर कौन से 25 स्टॉक होने वाले हैं। वैसे तो आप इसको इक्विटी फंड बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप फ्लेक्सी कैप फंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ये फोकस्ड फंड होते हैं, जो ये फोकस 25 फंड है, इसमें क्या है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी साइज का कोई भी स्टॉक इसमें इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको फ्लेक्सी कैप फंड भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इस फंड का रिस्कोमीटर है, यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करने का रिस्क कितना है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे जो भी म्यूचुअल फंड हो, वो चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, चाहे सेक्टोरियल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, तो अगर आप देखेंगे तो जो फोकस्ड फंड होते हैं ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। इसका जो आप रिस्कोमीटर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सबसे ज्यादा हाई होता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने आते हैं तो अगर आपका जो नजरिया है मार्केट में कि आप, या आप बोल सकते हैं कि जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो बहुत कम है या फिर बहुत लो है, तो आप इस फंड से बहुत ही दूर रहें। हाँ, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, और ये भी आप ध्यान रखिए कि 5 से 7 साल के लिए ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो इसका पोर्टफोलियो होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। और जो इसका हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी जो एलोकेशन है इंडियन मार्केट में वो करीब 98.5% है। अब जो 98.5% में 91.25% जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में है। तो और इसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो 21 स्टॉक्स हो गए। और अगर हम ये भी देखें कि जो इस फंड का इन्वेस्टमेंट है वो एफएनडो के स्टॉक्स में भी है, तो अगर 7.28% देखेंगे तो वो एफएनडो में भी है। एफएनडो के 5 स्टॉक्स हैं। एफएनडो यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप स्टॉक मार्केट को वॉच करते होंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे कि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 98.53% का जो इन्वेस्टमेंट है इस पोर्टफोलियो का वो 26 स्टॉक्स में ही हो जाता है। 21 स्टॉक्स हो गए जो कि 91.25% है, और 7.28% जो कि एफएनडो के स्टॉक्स हैं, वहां पर फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब जो स्टॉक्स के फ्यूचर होते हैं वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो अगर हम लार्ज कैप देखेंगे तो लार्ज कैप में जिसका एलोकेशन है वो 72% के आसपास है। और अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी इसका जो एलोकेशन है वो करीब 12.5% आता है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका कोई भी ऐसा एलोकेशन नहीं है। तो वहीं अगर हम इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो वो है निफ्टी 50 TRI। और अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो अगर आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं वो है 0.62%। और वहीं अगर आप इसके कैटेगरी के, यानी कि जो फोकस्ड 25 फंड है, इसके कैटेगरी के एवरेज का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो आता है 0.94%। तो अगर अभी हम इस फंड की NAV देखते हैं तो जो इस फंड की NAV भी है वो करीब 46.02 रुपीज है, अगर आप 2 जुलाई का डेटा देखेंगे तो। अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो इसमें जो रेटिंग है वो काफी डिफरेंट टाइप की है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी रेटिंग शो कर रही है वो 5 स्टार है, जो कि ग्रो ऐप की है। अगर आप वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देखेंगे तो इसकी रेटिंग जो है वो 4 स्टार शो कर रही है। और अगर आप क्राइजिल की रेटिंग देखेंगे तो क्राइजिल की रेटिंग थी कुछ टाइम पहले, करीब 6 महीने पहले 5 स्टार थी, और अभी जो क्राइजिल की रेटिंग है वो करीब 3 स्टार शो कर रही है। और अगर इस फंड का फंड साइज देखते हैं, यानी कि अगर इस फंड का फंड साइज देखेंगे, यानी कि AUM देखेंगे,
तो वो होगा करीब 16,540 करोड़ के आसपास। तो वहीं अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो जो इस फंड के फंड मैनेजर हैं वो जिनेश गोपानी हैं, जो कि जून 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो कितना है, तो अगर आप SIP की बात करेंगे तो अगर मतलब मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये का मंथली इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा मिनिमम। तो आइए हम इस फंड के रिटर्न की बात कर लेते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने आपको रिटर्न कैसा दिया है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो 53% आता है, और अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 16.3% के आसपास आ रहा है। और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसमें करीब 19.1% आ रहा है। और अगर इंसेप्शन से देखें, जब से फंड लॉन्च हुआ है, और फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, तो अगर 1 जनवरी 2013 से देखते हैं तो एनुअल बेसिस पे ये फंड 17.2% का रिटर्न देता आया है। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर आप पिछले सालों से इस फंड में SIP करते आ रहे हैं 1,000 रुपए की, तो आज के समय में आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो चलिए ये भी हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल से 1,000 रुपये SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आज के समय में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपये, और जो उसकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में रिटर्न के बाद वो हो जाएगी 14,941 रुपये। और इस फंड में जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 2,941 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और वहीं अगर आप 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले से अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 51,889 रुपये, और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो रहा होगा करीब 15,889 रुपये का। और अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें, यानी कि 5 साल से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये, और जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी आज के समय में रिटर्न के बाद वो हो जाएगी करीब 98,273 रुपये, और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 38,273 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो कितना हो गया होगा। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने लमसम में 10,000 रुपये, यानी कि 1 साल आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 15,642 रुपये, और इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 16% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। और अगर 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 23,826 रुपये, और इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा हो करीब वो 19% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अभी तक आपने देखा कि अगर पिछले सालों में आपने SIP किया है या फिर लमसम में इन्वेस्ट किया है तो आपका रिटर्न कितना हो गया होगा। चलिए हम ये भी देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है इस फंड की वो क्या क्या है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जिसका एसेट एलोकेशन है वो 9.7% है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 8.5% है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, जिसको हम TCS भी बोलते हैं, तो इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 8.2% है। एवेन्यू सुपर मार्ट्स की बात करें जो कि सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, इसको आप डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 6.9% है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 6.3% है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें जिसको हम HDFC बोलते हैं, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 6.2% है। इन्फो एज की बात करें तो ये भी सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.7% है। HDFC बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.4% है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.3% है। डिवीज लैबोरेटरीज की बात करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.1% है। तो अभी आपने देखा कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है इस फंड का वो कैसा है। तो चलिए हम ये स्क्रीन पर देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में इसका 15.2% आता है। ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका 10.2% है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में इसका 15.3% है। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में इसका सबसे ज़्यादा है 34.6%। और वहीं हेल्थ केयर की बात करें तो जो हेल्थ केयर सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 7.9% है। और अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 13.2% और बाकी अदर्स जो भी सेक्टर आते हैं वहाँ पर इसका 3.7% इन्वेस्टमेंट होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं और इसका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि जो इस फंड का रिस्क रेशियोज हैं वो कैसे काम करते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बहुत हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। अगर आप कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 13.86 आता है और जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.03 है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो वो फंड है वो कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये जो फंड है तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, जैसे इसके कैटेगरी के एवरेज से देखेंगे तो। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा भी यही शो करता है कि जो आपका फंड है आपकी कैटेगरी के एवरेज से कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कितना ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज जो इसका है बीटा वो 0.61 है और जो इस फंड का बीटा है वो आप देख सकते हैं 0.87 है। अब यहीं पर ये हम बात करते हैं जो शार्प रेशियो है। देखिए शार्प रेशियो क्या होता है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो जिसका कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है वो 0.4 है। और अगर हम इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो 0.61 है। इसका मतलब ये है कि इसके कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा रिस्क तो लेता है, लेकिन रिस्क लेने के साथ साथ ही यहाँ पर ज़्यादा भी रिटर्न भी देता है। इसका मतलब ये हुआ। अगर हम ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ट्रेनर रेशियो भी यही शो करता है। जैसा कि आप इसका ट्रेनर रेशियो देख सकते हैं वो 0.09 है इसके कैटेगरी के एवरेज का। और अगर इस फंड के ट्रेनर रेशियो देखें वो 0.14 है। इसका मतलब ये है कि ये भी रिस्क लेने के साथ ही, मतलब ज़्यादा रिस्क तो लेता है लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने के साथ आपको रिटर्न भी ज़्यादा ही दे रहा है अपने कैटेगरी में। और अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें, जेनसन अल्फा वो होता है कि आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है आपके बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न देता है। अब देखिए इसका जो कैटेगरी एवरेज का जेनसन अल्फा है वो 0.62 है और जो इस फंड का जेनसन अल्फा है वो 0.9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50। अब मतलब निफ्टी 50 से 0.9% ज़्यादा इस फंड ने आपको रिटर्न दिया है। तो आज इस वीडियो में हमने एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में बात किया जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ये फंड की डिटेल्स क्या हैं, रिटर्न कितना मिला और आपको कैसा कैसा इसमें रिटर्न मिल सकता है, होल्डिंग्स क्या है, सब चीज़ हमने देखी डिटेल में। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो मेरा ओपिनियन है इस फंड को लेके वो क्या है। देखिए जैसा कि ये फंड है, सबसे पहले ये समझिए कि जो एक्सिस फोकस 25 फंड है ये लो रिस्क वाले के लिए बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप 2-3 साल या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आप दूर रहें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए है तब भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं जो फोकस फंड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो आपका पोर्टफोलियो होता है बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेट का मतलब कि एक जगह फोकस करता है। अभी इसके अंदर से मैंने बात किया कि सिर्फ 21 स्टॉक हैं, सिर्फ 21 स्टॉक में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड सेक्टर में बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में मिलती है। और जिसके 5 स्टॉक्स हैं वो 5 स्टॉक्स के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि टोटल 26 स्टॉक्स आते हैं। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62 है। अगर इसके कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि इसका कैटेगरी के एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो करीब 0.94 है। तो अगर आप कैटेगरी एवरेज को देखेंगे तो उस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम ही लग रहा है। तो अगर आपको इस फंड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या फिर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।